आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताबी खुलासा है। उन्वान है कोई दूसरा आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। ये एक किरदार है राधिका। उसकी कहानी के जरिए हमें इन ज़हनी जालों के बारे में बताती है जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये खुद इन्हिसारी का सफ़र असल में होता कैसा है। और इस कहानी की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ राधिका की नहीं, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। ये उन ज़हनी पैटर्न्स को सामने लाती है जिनसे हम रोज़ गुजरते हैं लेकिन शायद पहचान नहीं पाते। हम सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी बैरूनी ताकत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई आएगा, सब ठीक कर देगा। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। राधिका एक 28 साला लड़की है। बज़ाहिर उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती है, अच्छी नौकरी है, शहर में रहती है, सब कुछ है। लेकिन अंदर से वो बहुत बेचैन है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी जिंदगी एक ट्रेन है जो स्टेशन पर तो खड़ी है मगर इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये एहसास बहुत आम है, एक ऐसी बेचैनी जहां लगता है कि सलाहियत तो है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस बेचैनी का हल वो बाहर ढूंढ रही है। उसे हमेशा लगता है कि कोई आएगा और उसे बचा लेगा। कभी कॉलेज में कोई सीनियर, नौकरी में बॉस और फिर आखिर में एक जीवन साथी। वो अपनी दोस्त नेहा से अक्सर कहती है, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब सब सही हो जाएगा। और यही उसका पहला और सबसे बड़ा जाल था, किसी मसीहा का इंतजार। उसे नफ्सियात में मसीहा कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जा सकता है। इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं, जहां हमारे वालिदैन हर मुश्किल में, हर तकलीफ में मौजूद होते हैं बचाने के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन जब हम बड़े होकर भी यही तवक्को दूसरों से या हालात से लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। तो क्या आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये और भी बढ़ गया है, जहां हम हर वक्त दूसरों की बेहतरीन जिंदगियां देखकर किसी जादुई हल का इंतजार करते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की कामयाबी का सिर्फ आखिरी नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत नजर नहीं आती। हमें लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई जादुई लम्हा आया होगा जिसने सब बदल दिया, और हम भी अपनी जिंदगी में इसी एक लम्हे का इंतजार करने लगते हैं। और ये इंतजार हमें मफलूज कर देता है। जी। कहानी में राधिका का ये जाल तब टूटना शुरू होता है जब ऑफिस में एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट आता है और उसका बॉस साफ कह देता है कि इस बार कोई खास मदद नहीं मिलेगी, सबको खुद ही करना होगा। ये सुनकर राधिका का तो जैसे दिल ही बैठ जाता है। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। और यही वो लम्हा है जिसे हम रॉक बॉटम कहते हैं। जब बाहर की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब इंसान पहली बार अपनी अंदरूनी ताकत की तरफ देखने पर मजबूर होता है। उसी शाम वो सोशल मीडिया पर एक जुमला पढ़ती है, कोई आने वाला नहीं है, जो करना है तुम्हें खुद ही करना है। ये सच्चाई इतनी तल्ख होती है कि पहले तो वो इसे मानती ही नहीं, लेकिन यही जुमला उसकी तब्दीली का पहला कदम बनता है। बिल्कुल। अगले दिन मीटिंग में पहली बार वो किसी और की तरफ देखने के बजाय रात को खुद थोड़ी तहकीक करती है। वो डरते डरते मीटिंग में अपना नुक्ता पेश करती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है लेकिन अल्फाज उसके अपने होते हैं। और मीटिंग के बाद जब एक सीनियर आकर कहता है, अच्छा समझाया तुमने, तो वो छोटी सी तारीफ उसकी खुद इन्हिसारी की पहली और सबसे बड़ी जीत होती है। ये बहुत अहम है क्योंकि तब्दीली किसी बड़े वाक़े से नहीं आती। तब्दीली ऐसे ही छोटे, डरते हुए लेकिन खुद पर इन्हिसार करते हुए कदमों से आती है। तो उसने मसीहा का इंतजार तो छोड़ दिया, लेकिन लगता है वो एक जाल से निकलकर दूसरे में फंस गई। अच्छा। अब वो किसी शख्स का नहीं बल्कि एक वाकया का इंतजार करने लगी, और वो वाकया था प्रमोशन। उसकी सोच बन गई, जब प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं सच में खुश रहूंगी। ओ, ये जब तब वाली सोच, व्हेन देन थिंकिंग, ये एक बहुत ही आम और ख़तरनाक नफ्सियाती जाल है। इसमें हम अपनी खुशी, सुकून, सब कुछ मुस्तकबिल की किसी शर्त से बांध देते हैं। जब ये होगा तब मैं खुश हूँगा। जी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये हमें आज में जीने से रोक देती है। हमारी सारी तवानाई मुस्तकबिल के इंतज़ार में खर्च हो जाती है। लेकिन क्या बड़े मकासद रखना हमेशा गलत होता है? मतलब एक सेहतमंद एम्बिशन और इस जब तब वाले जाल में क्या फ़र्क है? ये बहुत अहम फ़र्क है।
एक सेहतमंद एम्बिशन में आप मंजिल पर नजर रखते हैं, लेकिन सफर को बेहतर बनाते हैं। आप आज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जबकि जब तब वाले जाल में आप सफर को एक सजा समझते हैं और सिर्फ मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करते हैं। आपको लगता है खुशी सिर्फ वहां है, रास्ते में नहीं? बिल्कुल, राधिका भी यही कर रही थी। वो अपनी सेहत नजरअंदाज कर रही थी, ये सोचकर कि प्रमोशन के बाद जिम जाऊंगी। वो हाल को सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी, जी नहीं रही थी। और यहाँ इसके दोस्त नेहा का एक सवाल कहानी का रुख बदल देता है। जब राधिका प्रमोशन के बारे में बहुत पुरजोश होती है तो नेहा उससे बस एक सवाल पूछती है, और अगर नहीं हुआ तो? ये सवाल उस ख्याली इमारत को गिरा देता है जो हमने मुस्तकबिल में बनाई होती है। और फिर वही होता है, प्रमोशन लिस्ट में इसका नाम नहीं आता। वो बुरी तरह टूट जाती है। लेकिन उस मायूसी के अंधेरे में उसे गहरी बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि मसला प्रमोशन का ना मिलना नहीं था, बल्कि खुशी को मुसलसल टाल देना था। सही। अगर प्रमोशन मिल भी जाता तो क्या वो वाकई एक दिन में बदल जाती? शायद नहीं। बिल्कुल, और यही क्लीदी सबक है। मुस्तकबिल में कोई जादुई बटन नहीं है जो हमें एकदम से बदल देगा। तब्दीली आज के छोटे फैसलों का मजमुआ है। और राधिका का इस दिन ये फैसला करना कि वो कोई बड़ा प्लान नहीं बनाएगी, बस शाम को 10 मिनट की वॉक पर जाएगी, इसी सिमत में एक बहुत बड़ा कदम था। उसने खुशी को जब से अलग करके अब में जीना शुरू किया। तो जब ये जब तब वाला जाल टूटता है तो अक्सर इंसान एक बहुत ही तल्ख हकीकत से टकराता है कि शायद किसी को उतनी परवाह ही नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। राधिका के साथ भी यही होता है। उसे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होता है कि लोग अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हैं कि किसी को इस बात की गहरी परवाह नहीं कि वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक जी रही है या नहीं। उसे ये एहसास कैसे होता है? छोटे छोटे वाकयात से। जैसे वालदा की बीमारी पर जब वो परेशान होती है तो माँ कहती है, तू टेंशन मत ले, हम संभाल लेंगे। अच्छा। बज़ाहिर ये तसल्ली है, लेकिन राधिका को महसूस होता है कि उसकी परेशानी की किसी को गहराई से परवाह नहीं। ऑफिस में जब वो एक बहुत अच्छा आइडिया पेश करती है तो लोग ठीक है कहकर आगे बढ़ जाते हैं, कोई तालियां नहीं बजती। ये सब उसे बहुत तन्हा महसूस कराता है। इस एहसास के दो रुख हैं। पहला रुख उदासी और तन्हाई का है, जो बहुत फितरी है। लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो इसका दूसरा रुख देख सकते हैं, और वो है आज़ादी का। आज़ादी? वो कैसे? जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी तरक्की, आपकी खुशी, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, तब आप खुद इसके मालिक बन जाते हैं। जैसा कि उसकी दोस्त नेहा उसे कहती है, यही तो असली आज़ादी है। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो आज़ादी का एहसास दरअसल तन्हाई के एहसास से जुड़ा हुआ है? एक तरह से हाँ। ये समझना कि आप अपनी लड़ाई में अकेले हैं आपको कमजोर भी कर सकता है और बेइंतहा ताकतवर भी। दुनिया जालिम नहीं है, बल्कि ज्यादातर गैर जानिबदार है, इंडिफरेंट। लोग अपनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं। और ये गैर जानिबदारी हमें मजबूत बनाती है। क्योंकि जब हमें समझ आ जाता है कि कोई और हमारी सलाहियतों की रखवाली नहीं कर रहा, तब हम खुद इसके चौकीदार बन जाते हैं। और इस एहसास के बाद राधिका का रवैया वाकई बदल जाता है। वो दूसरों की तालियों के लिए काम करना छोड़ देती है। एक शाम वो सीधा घर जाने के बजाय लाइब्रेरी चली जाती है और एक नई स्किल सीखने पर चुपचाप काम शुरू कर देती है। वहां उसे कोई नहीं देख रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सा सुकून मिला जो उसका अपना था। वो अब खुद से पूछती थी, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, ना कि लोग क्या कहेंगे। ये खुद इन्हिसारी की अगली सतह है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जी। एक और बहुत बड़ा जाल अभी बाकी था। अच्छा, ये किराएदार वाली जहनियत, ये मिसाल तो कमाल की है। बताएं। एक रात राधिका के कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। उसका पहला रद्दे अमल होता है बाल्टी रखना और सुबह मालिक मकान को शिकायत करना। ठीक है। ये वाकया उसकी पूरी जिंदगी का इस्तिहारा है। वो अपनी जिंदगी को एक किराए के मकान की तरह जी रही थी। कुछ खराब हुआ तो शिकायत कर दी, कुछ नहीं बदला तो चिड़चिड़ाहट, और हर बार किसी मालिक का इंतजार। कभी किस्मत, कभी बॉस, कभी हालात। वो अपनी जिंदगी में एक किराएदार थी। और फिर उसके जहन में एक सवाल आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब वो ऑफिस में कंपनी के मसाइल पर सबके साथ मिलकर शिकायत कर रही होती है तो उसे खुद पर हंसी आती है और वो सोचती है, अगर ये मेरी अपनी कंपनी होती तो क्या मैं सिर्फ शिकायत करती? नहीं, तब तो वो हल निकालती। बिल्कुल। उसी शाम वो घर आकर YouTube पर वीडियो देखकर
खुद ही छत ठीक करने की कोशिश करती है। पूरी तरह से ठीक नहीं होता, लेकिन पानी रुक जाता है। ये मालिक वाली ज़हनियत की तरफ उसका पहला कदम था। तो यहीं से वो आर्किटेक्ट वाली बात आती है ना। जी। अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनने का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि मिल्कियत, ओनरशिप कबूल करना है। ये मान लेना कि अगर जिंदगी में कुछ गलत है तो उसे ठीक करने का इख्तियार और जिम्मेदारी हमारी है। हम सिर्फ उसमें रहने वाले नहीं, इसे बनाने वाले हैं। सही। किराएदार सिर्फ खराबियों की निशानदेही करता है, मालिक उन्हें ठीक करता है। और ये सोच फिर उसकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी नजर आने लगती है। वो अपने दिन का डिजाइन खुद बनाना शुरू करती है। सुबह का पहला आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखती है। वो अपने कैरियर के बारे में मुश्किल सवाल पूछना शुरू करती है कि क्या मैं इस रोल में सही हूँ। वो रिश्तों में हुदूद कायम करती है। और एक बहुत अहम फर्क ये है कि मालिक रिस्क लेता है, जबकि किराएदार सिर्फ डरता है और महफूज रहना चाहता है। जब हम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं तो हम मुश्किल फैसले करने और पुरानी दीवारें गिराने की हिम्मत रखते हैं। तो राधिका को लगता है कि अब उसने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन कहानी का आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक अभी बाकी था। वो अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे में फंस गई थी। हाँ, उसकी जिंदगी एक रूटीन पर चल रही थी। वही काम, वही रास्ता, कोई बड़ा चैलेंज नहीं। उसे ये एहसास होता है कि उसकी जिंदगी एक हे रोटो की तरह है, बगैर किसी नए मोड़ के। बाहर से ये सब पुरसुकून था, लेकिन अंदर से उसे घुटन महसूस हो रही थी। ये एक महफूज पिंजरा था। ये कंफर्ट जोन एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती जगह है। ये आरामदेह जरूर लगता है, लेकिन अंदर से ये हमारी तरक्की को रोक देता है। हम दर्द से बचने के लिए, नाकामी का दर्द, तनकीद का दर्द, नए मौके छोड़ देते हैं। हम खुद को महफूज रखने के लिए खुद को छोटा कर लेते हैं। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसका दरवाजा हम खुद बंद करते हैं। इसी दौरान ऑफिस में एक नए और बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए ईमेल आती है। राधिका का पहला ख्याल होता है, नहीं, अभी यही ठीक है, ज्यादा सरदर्द क्यों लेना। ये उसके अंदर का किराएदार बोल रहा था जो महफूज रहना चाहता था। लेकिन फिर वो खुद से एक अलग सवाल पूछती है, अगर मैं नहीं गई तो क्या होगा? और उसका जवाब उसे हिला देता है। जवाब था, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा का ये जवाब अक्सर सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। इसका मतलब है जुमूद, कोई तरक्की नहीं, कोई नया तजर्बा नहीं, बस वही दिन, वही कुर्सी, सालों तक। यहाँ पर वो दो किस्म के दर्द में फर्क समझती है। एक दर्द नज़्म-ओ-ज़ब्त और कुछ नया सीखने का होता है। ये तकलीफदेह होता है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ाता है। और दूसरा दर्द पछतावे का होता है, जो खामोशी से सालों तक हमारे साथ रहता है। राधिका अब जानबूझकर सीखने की तकलीफ का इंतखाब करती है। और ये एक बहुत बड़ा ज़हनी शिफ्ट है। तकलीफ से भागने के बजाय ये समझना कि कौन सी तकलीफ आपको बेहतर बनाएगी। वो डरते डरते उस प्रोजेक्ट के लिए अपना नाम भेज देती है। काम वाकई मुश्किल होता है। कई बार उसे लगता है कि उसने गलत फैसला किया है। लेकिन हर दिन के आखिर में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है, जो आराम का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का, कुछ नया सीखने का सुकून होता है। कहानी का इख्तिताम इस बात पर होता है कि राधिका अब भी डरती है, लेकिन वो समझ चुकी है कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आ रहा तो कोई उसे रोकने भी नहीं आ रहा। ये लाइन बहुत ताकतवर है, कोई रोकने भी नहीं आ रहा। हाँ, वो अब अक्सर खुद से एक सवाल पूछती है, क्या ये शांति है या कैद? अगर उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी बहुत पुरसुकून और महफूज हो गई है, तो वो समझ जाती है कि ये कैद है, और फिर वो एक कदम आगे बढ़ाती है। तो राधिका का सफर मसीहा के इंतजार से शुरू होकर जब तब की सोच से निकलकर इस तल्ख सच्चाई को कबूल करने तक कि किसी को इतनी परवाह नहीं, और फिर अपनी जिंदगी का किराएदार बनने के बजाय आर्किटेक्ट बनने तक का है। और आखिर में वो अपने ही बनाए हुए आरामदेह पिंजरे का दरवाजा खुद खोलती है। और शायद यही सबसे बड़ी आज़ादी है, ये समझना कि पिंजरे का दरवाजा कभी बंद नहीं था, बस हमने कभी उसे धक्का देने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, ये एक मुसलसल सफर है, हर रोज खुद से ये सवाल पूछने का कि क्या ये सुकून है या कैद। ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाती है।
वो कौन सा खुला दरवाज़ा है जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि हम एक महफूज और जाने पहचाने रास्ते पर चलने के आदी हो चुके हैं।